एग्जांपल कर रहे थे ओरियन स्टोर्स लिमिटेड की, जिसमें हमने ऑप्शन 1 जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हमने देख लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि ब्रेक इवन सेल्स जो है वो किस लेवल पे होगी। बस अब एक करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग एक एरर हो गया था। ब्रेक इवन सेल्स में मैंने फिक्स कॉस्ट लिख दी थी 252 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 252 नहीं है 225 है। 225 डिवाइडेड बाय 24.47%, 25.47% जब करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स जो है ना वो आएंगी 883333, ठीक है, 8,83,333 रुपीज, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि जी आप ट्राई करें कि ऑप्शन 2 जो है वो आपसे सॉल्व हो जाए उसमें, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताना है। क्लास वर्क 2 पर आते हैं, पहले मुझे जरा बताएं क्लास वर्क 2 सॉल्व हो गया? क्लास वर्क नंबर 2 में पॉइंट्स 4 और 5 के अलावा, ठीक है, आइडियली पॉइंट 4 भी वैसे हो जाना चाहिए था क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। आपको ग्रॉसिंग अप यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जी बिल्कुल अब्दुल्ला, यही बात मैंने अभी आपको बतानी है, ठीक है। हम जरा ऑप्शन 2 पर आते हैं। ऑप्शन 2 पे जब हम देखेंगे तो मैं जरा जल्दी से चीजें, मैं इतना ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है। हम जरा ऑप्शन 2 पर आते हैं। हमने जो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रेशो निकालना है ग्रॉस सेल्स के ऊपर। आइडियली ये ग्रॉस सेल्स पे होना चाहिए अनलेस मेंशन अदरवाइज, अनलेस क्वेश्चन में आपको ये बताया जाए कि आपको जो है वो गाइड कर दिया जाए कि सीएस रेशो जो है वो आपने सेल्स नेट ऑफ कमीशन पे नॉर्मली मतलब आप देखोगे तो ये जो सेल्स नेट ऑफ कमीशन है ना, ये भी इस्तेमाल होता है काफी जगह पे कैलकुलेशंस में, राइट, लेकिन आप उसको ग्रॉस सेल्स पे ही कैलकुलेट करें और नीचे नोट लिख दें एग्जामिनर को कि भाई दिस कुड हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स एज वेल, लेकिन हमने उसको ग्रॉस सेल्स पे किया, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने इसको ग्रॉस सेल्स पे ही लेना है, ठीक है। तो ओरियन स्टोर्स लिमिटेड का जल्दी से हम ऑप्शन 2 पर आते हैं। ऑप्शन 2 में बाकी सब चीजें सेम है, बस वो कह रहा है कि रेंट एक होगा 50,000 का प्लस 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी वर्किंग के ऊपर आए तो हमारे पास ये हिसाब किताब सेम है ना, विद प्रिंटेड रिटेल प्राइसेस एंड विदाउट प्रिंटेड रिटेल प्राइसेस, तो काफी हद तक हमारे पास चीजें जो है ना वो कॉमन ही निकलती हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक तो आपके पास डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है ना, अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होंगी। किस तरीके से होंगी हम इधर आ जाएंगे। उसने आपको ये कहा है, बल्कि मैं आपको यहीं पे वर्किंग सी ना समझा दूं, है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। हमारे पास ऑप्शन 2 का सेल्स कैलकुलेट करने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही उसी तरह किस तरीके से होगा 480 और 792 जिस तरह से हमने ऑप्शन नंबर 1 में किया था, ठीक है। फर्क इसमें सिर्फ ये आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट में जो है अब रेंट जो है वो 75,000 नहीं है, तो साथ साथ में थोड़ी बहुत वर्किंग भी आपको करा दूंगी, ठीक है। तो अगर हम इधर आए तो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाती है ऑप्शन 2 के अंदर। फिक्स कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 1,50,000, तो वही है जो कि सेम रहनी है। और अब जो है वो रेंट वो कह रहे हैं कि वापस से 50,000 ही आपने रखना है, यानी कि आप 225 की जगह अब आपने क्या लेना है 200,000 आप लेंगे फिक्स कॉस्ट को ऑप्शन 2 की ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए, ठीक है। अब हम जरा बाकी चीजों के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास सेल्स की फिगर तो उसी तरीके से कैलकुलेट होगी, वही 20% डिक्लाइन इन वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है और 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस को आपने इनकॉर्पोरेट करना है जहां पे आपके पास प्रिंट नहीं हुई हुई प्राइसेस वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्होंने सिंपल 5% ऑन कमीशन ऑन सेल्स टू दी आउटलेट ओनर्स, ऐसी बात है। अब आपके पास जो कमीशन है वो दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर मिल रहा है, याद रखिएगा। उसने वो कुछ ये नहीं बोला हुआ कि सिर्फ उस पे मिलेगा जहाँ पे उस पे देना है जहाँ पे जो है वो प्राइसेस प्रिंट नहीं हुई हुई है व्हाटसोएवर। 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स है, तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको दोनों केसेस में 5% कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके अपने पास अलग से रख तो ले, है ना, आपको जरूरत तो पड़नी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सो वन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट, वन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इज नाउ कमीशन एज वेल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो चले आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल जो है वो आपके पास बन रहा है
6 यानी कि 63,600, ये वाली चीज भी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने इन्होंने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, एक एडिशनल कैलकुलेशन की हुई है नेट सेल्स की, जो कि हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन CS रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है ग्रॉस सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स कीप इट दैट वे, और आपके पास दो अल्टरनेटिव्स फिर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर बारी आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो मुझे बात बताइए, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी कोई फर्क पड़ेगा? हम लोग भले रेंट हमारा 50,000 हो या 75,000 हो, कमीशन हमारा हो या ना हो, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कमीशन जो है, पहली बात तो ये कि वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट तो नहीं है ना। अगर आप ऐसे इनकम स्टेटमेंट देखो, अपने सामने लेकर आओ, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट की बात करो, ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल्स कमीशन होता है, वो कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं होता, है ना, वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात कर रहा है कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, इसके अंदर इसका मतलब है कि हम उसको आइडियली फिर नहीं इनकॉर्पोरेट करें। मतलब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उस चीज को हम जरा देख लेते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में होपफुली आ गई कि अगर आपको यहाँ पे सिंपल मार्कअप या मार्जिन दिया होता, तो फिर तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला तो ये होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम जरा इसको देखें, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट में अब हमारे पास आना चाहिए इंक्लूडिंग कमीशन। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये जो हमारे पास अब बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो पार्ट हमारा कमीशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजें देख रहे हैं, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सारी चीजों को अप्लाई करें, तो यहाँ पे अब वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन भी हमारा पार्ट हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो इन्होंने 15% और 25% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताया हुआ है, ये तो कमीशन को हटा के जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेशियो है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन अदर वर्ड्स जो वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी ऑप्शन 1 की, वो तो एज इट इज होंगी कैलकुलेट। अगर हम कमीशन ऑफर ना करते, अगर हम कमीशन ऑफर ना करते, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 15% और 25% का आपका अर्न होना था। बात समझ आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। मेरी बात आपको क्लिक कर रही है या नहीं? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से जस्टिफाई करूं, अगर कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा था इसमें, तो गुड हो गया है, तो बेहतरीन बात हो गई। पॉइंट इसमें यह है कि आप ये बात भी, इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो सकते थे कि ये जो 15% और 25% है, अब जब कमीशन इन्वॉल्व हो जाएगा तो कमीशन भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना। जब कमीशन हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो 5% के कमीशन को फिर हम इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें, करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफरेंट हो जाएगा, है ना। जब आपका कमीशन आप पे करना शुरू कर दोगे, 5% कमीशन पे करना शुरू कर दोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका फिर गिर जाना चाहिए ना, आइडियली, है ना। बात समझ आ रही है? 15 और 25% से डिफरेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेट और ग्रॉस में क्या फर्क है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज है, आप मुझे ये बता दें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में नेट और ग्रॉस का कहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो का क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स, दैट्स इट, CM ओवर सेल्स। ठीक है, तो इसमें आप ये पूछ सकते हो कि सेल्स क्या लेनी है, नेट सेल्स लेनी है, ग्रॉस सेल्स लेनी है। फिर मैं आपसे पूछूंगी आप नेट से क्या मुराद है, नेट सेल्स का क्या मतलब है, ग्रॉस सेल्स माइनस व्हाट आप पूछ रहे हो। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि जी कमीशन माइनस करना है या नहीं, तो मैं फिर अब इसको उस पॉइंट के ऊपर आ रही हूँ। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमने वही 25 और 15% को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब जब कमीशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारी इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट में एक और चीज ऐड हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? और जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो फिर ऑप्शन नंबर 1 से डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वन मोर वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो?
अगर बात समझ आ रही है तो यस कर देना, ताकि मैं आगे चलूं या मैं इसी बात को फिर रिपीट करूं। तो फर्क सिर्फ क्या है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में फर्क सिर्फ एक एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो इस वेरिएबल कॉस्ट के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है, उनका रेशियो, उनका परसेंटेज हमने वैसे ही अप्लाई करना है जिस तरह हमने ऑप्शन नंबर 1 में अप्लाई किया था। और बस हमारे पास एक नई चीज आ गई है। तो अब हमारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 48,000 और 212,400, ठीक है। क्लियर होगी बात? यानी कि 260,400 हमारे पास क्या आ गया? नया कंट्रीब्यूशन। ये टोटल इन्होंने बता दिया 260.4, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमने क्या सिंपल ब्रेक इवन का, अपने ब्रेक इवन सेल्स का आपने वो अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक इवन सेल्स, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ठीक है। तो जब ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज चाहिए होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, ठीक है। तो अब हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सीएस रेशियो अभी यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे आ जाते हैं हमने किस तरह से सॉल्व करना है इसको? यूजिंग ग्रॉस सेल्स रादर देन, ठीक है, हम ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारा आइडियल है। कोई तुक नहीं है सच बनती कि आप सेल्स में से कमीशन माइनस करो और फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स का फॉर्मूला मतलब इस्तेमाल करो। लेकिन आई कैप ने फॉर वट एवर रीजन उसने नेट सेल्स को इस्तेमाल किया, सेल्स माइनस कमीशन को इस्तेमाल किया सीएस रेशियो की कैलकुलेशन के लिए। क्लियर होगी बात? तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल आपका कितना है? आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि जी, क्योंकि आपने टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू 48,000 प्लस 212,400 यानी कि 260,400, ठीक है। तो अब हमने क्या ले लेना है? 260,400 कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स। तो आपकी जो टोटल सेल्स है वो कितनी है? 480 प्लस 792, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? 480 प्लस 792 इज 1272, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वाला 1272,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 260,400 डिवाइडेड बाय 1272,000 इनटू 100 कर लें और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप अपने ब्रैकेट को, उसको परसेंटेज को ले लें। तो 20.47 को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बात समझ आ गई? तो ये एक ऑल्टरनेटिव आप अपने पास नोट कर लें। ये मैं से आई कैप ने पैक ने शायद नोट भी दिया हुआ है। ग्रॉस में प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस होते हैं और नेट में नॉन प्रोडक्शन भी। जैसे बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑल वेरिएबल कॉस्ट आप जरा निकालो, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, एक मिनट। मैंने आपको नोट्स जो लिखवाए हैं उसमें मैंने क्या लिखा है ये देखिए। क्या लिखवाया? टोटल कॉस्ट के बारे में हम बात करें ना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैंने इसमें ये बात लिखवाई हुई है? जरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फॉर्मूले में आते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मैंने, मुझे याद पड़ता है मैंने आपको ये बात बताई है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन। सारे वेरिएबल हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। मुझे अब आप बताइए, मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप फॉलो करते हो तो उसमें क्या आपका किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग। तो क्या हो गया? प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, सारे आपने वेरिएबल जितने भी कॉस्ट हैं वो सारे आपने वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनाने, बिकॉज यू आर फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग ना। जो आप बात कर रहे हो ना कि प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में जब हम बाइफिकेशन करते हैं वो तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। वो तो फिर हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंसेस, एडमिन एंड सेलिंग, अगर अदर माइनस करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अदर अलग माइनस करते हैं, तो वो तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ आप चले जाते हैं, जो नॉर्मली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी फॉलो कर रहे होते हैं। यस, तो हमने तो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना है। शाहरुख, आई थिंक यू शुड टेक दिस क्लास। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप देख लो, ट्राई कर लो। अगर समझ में आ जाता तो गुड हो गया ना, लूज होने से बेहतर है कि आप अटेंड कर लो क्लास। ठीक है, तो अब्दुल्ला, all cost again, सारी कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने कमीशन एक्सपेंस ले लिया है। हालांकि कमीशन जो है
वो वेरिएबल कॉस्ट, देखिए मैंने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन भी आ गया, ये तो एडमिन, ये तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, दिस इज नॉट योर प्रोडक्शन कॉस्ट एट ऑल, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल अदर वेरिएबल कॉस्ट, ऑल अदर वेरिएबल कॉस्ट में हो सकता है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हो, ठीक है, वट एवर द केस इज, आपको क्वेश्चन में इस तरह से बताया हुआ है। तो अब आपके पास ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज हमारे हिसाब से क्या कैलकुलेट होता है, अब चीजें आसान हो गई। 200,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है ऑप्शन 2 के केस में, 20.47% जो है वो आपका CS रेशियो है, तो क्या आंसर आता है 200,000 डिवाइडेड बाय 0.2047, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास ब्रेक इवन सेल्स कितने आते हैं 977,040। अब हम जरा यहाँ पे आंसर जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं, फिर हमने इन दोनों का एनालिसिस भी करना है ऑप्शंस का पार्ट बी में। चले जी, पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि आपने डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। तो हम जरा दोनों ऑप्शंस का अपने सामने ले आते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 में वो ये कह रहा है कि ब्रेक इवन आप कब करोगे, एट ₹883, है ना। अच्छा, ऑप्शन 2 में वो कह रहा है कि आप ब्रेक इवन करोगे किस लेवल ऑफ सेल्स पे, जब आप 977,040 की टोटल सेल्स करोगे। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर है, आप प्रॉफिट ज्यादा जल्दी कौन से लेवल पे अचीव कर सकोगे, कौन से ऑप्शन को देखो, आप ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करोगे अगर, तो आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे 8,83,333 की सेल्स के फौरन बाद, क्योंकि आपका 8,83,000 पे क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। ऑप्शन 2 में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप पहले 9,77,000 की सेल्स करोगे, फिर उसके बाद जाके आप प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे, राइट। तो विच ऑफ द टू ऑप्शंस इज बेटर। ठीक है ना, ऑप्शन 2 के मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि भाई हम प्रॉफिट जो है वो ज्यादा जल्दी कमाने की पोजीशन में ऑप्शन 1 के अंदर। क्लियर होगी बात। तो वही आपका, भले आप नेट सेल्स पे अपना कैलकुलेट करो CS रेशियो, फिर ब्रेक इवन सेल्स निकालो, या आप ग्रॉस सेल्स पे कैलकुलेट करो, आपका आंसर तो सेम है, आपकी रिकमेंडेशन तो सेम रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ फर्क रहेगा, आई कैप ने जो है ब्रेक इवन सेल्स इसमें निकाली है 927.07, क्योंकि उनका CS रेशियो ही डिफरेंट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो परसेंटेज है वही उनका डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलें जी, आगे चलते हैं। अब क्लास वर्क नंबर 2 में मुझे बताइए, क्लास वर्क नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम आया, 1 2 3 बहुत सिंपल थे, है ना। अब हम जरा 4 पर आ जाते हैं। अगर आपके पास टैक्स रेट इन्वॉल्व हो, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूलाज में पहले ही लिखवा दिया है, क्या चीज लिखवा दिया है कि आपको हर हाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, ठीक है, इस वाली चीज में जहां पे आपको टारगेट प्रॉफिट बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ब्रेक इवन पे तो कोई टैक्स होगा ही नहीं ना, ब्रेक इवन पे तो कोई टैक्स की बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है, राइट। तो जब कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही नहीं है, जब आपका कोई प्रॉफिट या लॉस ही नहीं है, तो कोई टैक्स भी नहीं होगा ब्रेक इवन पे।
टैक्स की बात अराइज होगी जब हमारे पास टारगेट प्रॉफिट का जिक्र होगा, है ना। तो अब आपने फोकस किस पे करना है, यू हैव टू फोकस ऑन टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मूले में भी लिखवा चुकी हूँ, और अब क्योंकि आपने इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली हुई है, आपको होपफुली इस बात में मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड आफ्टर टैक्स टू अर्न आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹100,000 if tax rate is 25%। बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, आपको नोन है। क्लास बुक नंबर 2 में आपने सिंपल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने जनाब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बनता है। अब आप लॉजिकली भी उसको जरा समझने की कोशिश करें। आपने इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना है कि वो आपकी नंबर 1 फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, और आपका टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी अर्न कर ले, ठीक है। यानी कि जो बच्चे फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद वो हो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इसको आपने कमाना है, तो डिवाइड आपने इसको किससे करना है, सीएम पर यूनिट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, फिक्स कॉस्ट जो बताई हुई है वो बताई हुई है 1.2 मिलियन एनुअली व्हिच अकर्स इवनली थ्रू आउट द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग 800 एंड मार्केटिंग 400 है। तो अब्दुल्ला बताएं, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस करते हुए फिक्स कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लूंगी या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल करूंगी, दोनों होंगे, है ना। जिस तरह वेरिएबल में फिक्स्ड और प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड, इसी तरह से फिक्स कॉस्ट में भी दोनों, ठीक है। 30 - 20 नहीं, हाँ एग्जैक्टली, नहीं नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो अभी हम बाद में करेंगे ना बात, अभी तो हम जरा इस फॉर्मूले की बात कर लें, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर न्यूमरेटर में क्या क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, वही जो पूरी की पूरी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये आपके पास आ गई 1.2 मिलियन, प्लस इसमें क्या हमने ऐड करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन मसला क्या है, आपको इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, ठीक है, और टैक्स रेट है 25%। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं तो हम 100 की टर्म्स में एक बात कर सकते हैं, वो क्या बात कर सकते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज है, बेसलाइन ये है ना, बेसिस ये है, इसके ऊपर आप टैक्स अप्लाई करते हो, तो इस हिसाब से 25 रुपीज का टैक्स लग जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना होगा, 75। तो ये जो 100,000 है, दिस रिप्रेजेंट 75% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर हम ग्रॉसिंग अप करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ यूं बनेगा, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। तो ये जो आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में अगेन आपने प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो 30 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 20, मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केटिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 30 - 20 यानी कि 10। इज दैट क्लियर। तो आपके पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे, टू अर्न दिस टारगेट प्रॉफिट 1.2 मिलियन प्लस 100,000 डिवाइडेड बाय 0.75, ठीक है। दिस होल एक्सप्रेशन हमने इसको डिवाइड करना है कितने से, 10 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,33,333 यूनिट्स, ठीक है। फिर अगला पार्ट ये वाला हो गया, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 3%, यानी कि अब वो 33 हो जाए, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 2 पर यूनिट, यानी कि वो हो जाए 22। सिंपल। पार्ट नंबर 5 भी हो गया, इसमें तो कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स वाली बात नहीं, इसमें तो वो कह रहा है कि अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका चेंज हो जाएगा, 33 - 22, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन 11 हो गया, फिक्स कॉस्ट वही है ना। तो 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 11, इसमें कोई टारगेट प्रॉफिट तो लेना नहीं क्योंकि ब्रेक इवन करना है, ठीक है। चले जनाब, अब हम जरा अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चले, बड़ी सिंपल और बड़ा मजे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ठीक है। मतलब ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने अपनी एंटिटी के लिए ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट किए हुए, ठीक है, ये तो मेरी प्लानिंग का पार्ट है ना,
कि मैं अपनी एंटिटी को देखूं कि मेरी एंटिटी अब फ्यूचर में मैंने बिजनेस करना है, तो मैं अपनी एंटिटी के ब्रेक इवन यूनिट्स पहले से ही कैलकुलेट करके रखूंगी कि मेरा टारगेट होगा कि मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स एटलीस्ट इतने तो सेल करने हैं। अगर मैं इतने यूनिट सेल करूंगी तो फिर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इतने यूनिट से अगर मेरी कम हो गई सेल्स तो मेरे पास लॉस आ जाएगा, है ना। तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आई हैव टू सेल एटलीस्ट ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है, और मुझे एटलीस्ट ब्रेक इवन रेवेन्यू कमाना है, ठीक है। उससे ज्यादा हो गया तो गुड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी प्लानिंग का पार्ट है ना। अब आपको ये बात पता है कि एक्चुअल सेल्स जो है वो ब्रेक इवन यूनिट से डिफरेंट ही होंगी, है ना। ज्यादातर मतलब एक जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो को अगर हम देखें तो ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि जी 5000 यूनिट्स मेरे 5000 यूनिट्स पे मैंने ब्रेक इवन करना है, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल सेल्स आपके पास आ जाती हैं कितने की? एक्चुअल सेल्स आप जो करते हो ना वो करते हो 8000 यूनिट्स। पॉजिटिव सिनेरियो है ना, पॉजिटिव सिनेरियो है। तो जो डिफरेंस है ना बिटवीन ब्रेक इवन यूनिट्स एंड एक्चुअल सेल्स, ये आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो टर्म है इससे क्या समझ में आ रहा है? 8000 माइनस 5000, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूं जो जिस तरीके से नॉर्मली टीचर्स और बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के पास 3000 यूनिट्स का मार्जिन है। वो अपनी परफॉर्मेंस 3000 यूनिट्स की हद तक खराब कर सकते हैं, उनके पास ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। उन वो अभी वो कितनी सेल्स कर रहे हैं? 8000 यूनिट सेल कर रहे हैं ना वो, या वो बजटेड फॉर एग्जांपल है कि जी वो 8000 यूनिट्स करेंगे, ठीक है। एक्चुअल सेल्स भी हो सकती है, बजटेड सेल्स भी, यहाँ पे दोनों सिनेरियो सेंस में ये बात हो सकती है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करके अपने सेल्स डिपार्टमेंट को कह दिया कि जी ब्रेक इवन जो है ना वो आपका होगा 5000 यूनिट्स पर, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट मुझे कहेगा ओ ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हमने अगले साल के लिए जो तैयारी की हुई है ना, जितनी हमने एफर्ट्स लगानी है ना, उससे हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम 8000 यूनिट्स बेच लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक्चुअली या बजटेड सेल्स दोनों के सेंस में इस्तेमाल इसको किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो मैं एज एन अकाउंटेंट मैं कैलकुलेट कर लूंगी कि मेरा सेल्स डिपार्टमेंट जो है ना वो कितनी जो है वो अपनी सेल्स कम कम कर सकता है। वो अपनी 3000 यूनिट्स के अगर उसके पास ये मार्जिन है कि अगर फॉर एग्जांपल वो एक्चुअल जब होता है, सारी चीजें एक्चुअलाइज होती हैं, जब हम अगले साल में काम करना शुरू करते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि 8000 यूनिट्स ही हम सेल करें। तो मैंने पहले से अपने पास ये साफ करके रखा हुआ है कि देखो सेल्स डिपार्टमेंट के पास ना 3000 यूनिट्स की गुंजाइश है कि वो 3000 यूनिट्स की कम सेल्स कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए बजटेड से कंपेयर अगर मैं करूँ, ठीक है। तो 8000 से वो 3000 यूनिट्स उसमें वो कम जो है वो सेल्स कर सकता है, तो हम सेफ जोन में। वो अगर इससे गिरेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लोग डेंजर जोन में आ जाएंगे फाइनेंशियली स्पीकिंग, ठीक है। पहली बात तो ये बात याद रखिएगा कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम कितना नेट प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं एंटिटी को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सारा काम है ब्रेक इवन किस पे होगा किस पे नहीं होगा, ये सारी चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके सेल्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि हमारे जो सारे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, इसका सारा डिटेल्स जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटेल्स वो लेगा जी अपनी फैक्ट्री वगैरह से, है ना। नॉन प्रोडक्शन की वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से लेगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बैठ के कैलकुलेट करेगा कि भाई ब्रेक इवन सेल्स होंगी कितने पे, वो फिर कम्युनिकेट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को कभी कभार ये भी नहीं पता होता कि हम एक यूनिट पे मार्कअप या मार्जिन कितना कमा के दे रहे हैं। उनको ये कम्युनिकेट कर दिया जाता है आपने फलानी यूनिट को सेल करना है 20 रुपए पे, आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं 20 रुपए पे। अब उनका काम ये है कि हाँ भी हमने जो हमें जो टारगेट दिया गया है हमने उसको अचीव करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये जो सारा काम है ये सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कैलकुलेट कर रहा होता, ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके उनको कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन, फिर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनके पास कितना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट बताते खुद नहीं करेंगे, ठीक है। वरना तो सेल्स डिपार्टमेंट स्लैक कर जाएगा ना, वो कहेगा कि अच्छा 3000 यूनिट्स का हमारे पास फ्लैग है, चलो जी फिर कम मेहनत करो, है ना, कम मेहनत करो। तो ये आइडियली ये हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी कभी कभी कम्युनिकेट करेंगे ये चीज, ठीक है। क्योंकि उससे फिर सेल्स डिपार्टमेंट सुस्त पड़ जाएगा ना,
उसको जब पता है कि जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 3000 यूनिट्स का है, तो हम एम ही 8000 यूनिट सेल करके एंटिटी को दे रहे हैं, हम 6000 यूनिट सेल करके दे देते हैं, है ना। हम इतनी मेहनत करते हैं कि चलो 5000 से सिर्फ 1000 यूनिट एक्स्ट्रा हम सेल करते हैं, दैट्स इट, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो ये गुंजाइश वाला है कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास गुंजाइश कितनी है कि वो अपनी जो है वो, अब ये रुपीस में भी हो सकता है, यूनिट्स पे भी हो सकता है ना। बजटेड सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस। बजटेड सेल्स इन यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये क्या लिखा हुआ है, it indicates the vulnerability of a business to a fall in demand, margin of mischief by sales team, है ना। सेल्स टीम कितनी जो है वो कर सकती है शैतानी, है ना, कि वो सेल्स टीम कितना स्लैक कर सकती है, सेल्स टीम कितना लेजीनेस दिखा सकती है, सेल्स टीम अपने कितना एफर्ट जो है वो कम कर सकती है अगेंस्ट बजटेड, ठीक है। तो इसको मार्जिन ऑफ मिस्चीफ ही उन्होंने कह दिया कि जी मार्जिन ऑफ मिस्चीफ है, मिस्चीफ का मतलब है शैतानी करना, ठीक है। तो सेल्स टीम जो है वो कितना स्लैक कर सकती है। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स एंड इज कॉमनली नोन एज एमओएस रेशियो, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, एमओएस ओवर बजटेड सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब अगर हम यूनिट्स को लेके एक्सप्रेस करें तो हमारे पास यूनिट्स को लेके एमओएस रेशियो कितना निकलता है, आइडियली वैसे रुपीस में ही कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि आंसर तो सेम ही आएगा आपके पास, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, दूसरा ब्रेक इवन यूनिट्स। वैसे तो आप यूनिट्स में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स आपकी कितनी निकल आएंगी, 5000 इंटू 20, है ना। और आपके पास दो बजटेड सेल्स हैं, वो कितनी निकल आएंगी, इसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जी आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो जो मतलब सेम है, मतलब वो यही रहेगी 20 रुपीज ही है, और मतलब हर यूनिट के लिए 20 रुपीज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ऐसा। तो 8000 इंटू 20 ये हो गया 1,60,000, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज क्या निकलता है, सिंपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज क्या है कि आप रुपीज में दोनों फिगर्स को माइनस कर दें, 1,60,000 माइनस 100,000, ठीक है। तो 60,000 रुपीज हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। अगेन एमओएस रेशियो ऑफ यूनिट्स को भी यूज करके निकालेंगे तो वो वही आंसर आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो सेम है, ठीक है। चलें जी, तो हमारे पास क्या होता है, एमओएस रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, क्योंकि अभी हमने जरा इसका मतलब को भी डिस्कस करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर बजटेड सेल्स इनटू 100, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 60,000 ओवर बजटेड सेल्स कितना है 1,60,000 इंटू 100, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कैलकुलेट होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होता है 38%, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 38%। इसको आप तो 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें चाहे तो 37.5% बन जाता है ये, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जरा हम इसको देखते हैं 37.5% क्या रिप्रेजेंट करता है जी, कौन बताएगा। अगर आप किसी लेमैन को ये समझाना चाहें कि व्हाट इज मेंट बाय 37.5%, आप मुझे यूनिट्स में ये एक्सप्रेस कर रहे हो जी 3000 यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बजटेड और एक्चुअल सेम नहीं है, मैं बजटेड ही ले रही हूँ। अभी हमारा साल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी तो हम प्लानिंग फेज में है, अभी हमारा साल शुरू नहीं हुआ। एक्चुअल सेल्स कितनी हुई वो तो फिर हम जाहिर सी बात है साल के एंड में, यहाँ पे ज्यादातर बजटेड सेल्स ही ली जाती हैं, ये प्लानिंग के टाइम पे सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। चलें आगे आ जाए। अगर आपको एक्चुअल सेल्स के कंपेयर बोला जाए कि जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो तो फिर आपने एक्चुअल सेल्स ही लेनी है, वरना नॉर्मली बजटेड ही ली जाती है, ठीक है। चलें जी, 37.5% को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, आपने मुझे ये तो समझा दिया कि 3000 यूनिट्स का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हुआ उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इतनी गुंजाइश है सेल्स टीम के पास कि वो अपनी एफर्ट्स को अप टू 3000 यूनिट्स कम कर सकती है ना। तो हम ये कि सेफ जोन में रहेंगे, हमारे पास हमें कोई इतनी तशवीश लाहक नहीं होगी कि सेल्स टीम कर क्या रही है ना।
यानी कि अगर उसने 3000 यूनिट से मतलब ज्यादा जो है वो अपनी एफर्ट्स को स्लैक कर दिया या लेजीनेस दिखा दी तो फिर हम तशवीश में आ जाएंगे। क्लियर होगी ना बात? अब जरा मुझे कोई जरा ये सोच के बताए कि 37.5% को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? व्हाट डज दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट? अच्छा मोहसिन और जेबा, क्या ये 37.5% मेरा मार्कअप या मार्जिन बता रहा है मुझे कि जितनी भी मेरी सेल्स होंगी उसका 37.5% मेरा प्रॉफिट होगा? क्या ये बता रहा है? जेबा ने प्रॉफिट लिखा ना? क्या ये बात हो रही है कि 1,60,000 का 37.5%? हाँ सेल्स का परसेंटेज तो है, मैं भी यही कह रही हूँ। यानी कि मेरी सेल्स अगर वाकई में 1,60,000 होती हैं, ठीक है, इतने पे प्रॉफिट, सेल्स अबव ब्रेक इवन। अच्छा जी चले, आई थिंक यूर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन मैं अगर इसको एक्सप्रेस कर दूं तो इसका मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि हम अपनी बजटेड सेल्स में 37.5% सेफ हैं, है ना? 37.5% हमारे पास मार्जिन है डेविएशन का। तो हमारे पास 1,60,000 के अंदर हम 37.5% सेफ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिस्क कितना है लॉस का? हाँ जी, हमारे पास इसका मतलब है रिस्क कितना हो गया, लॉस का रिस्क हमारे पास कितना है? 37.5%। आप सेफ्टी है आपके पास प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 62.5% देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस इन 1,60,000 बजटेड सेल्स। बात समझ आ रही है? डिफरेंट तरीका है ना चीज को देखने का, है ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो ये है कि अगर आप 1,60,000 की बजटेड सेल्स करते हो तो उसके अंदर आप 37.5% सेफ हो कि भाई आप 37.5%, इन अदर वर्ड चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट ही कमाओगे या व्हाटसोएवर, राइट? लेकिन जो रिमाइंडर है उसके अंदर जो लॉस का एलिमेंट है वो कितना है? वो 62.5% है। ठीक है, तो ये रिस्क हो गया ना। रिस्क ऑफ लॉस क्या है? ये हो गया आपके पास 62.5%। बात समझ आ रही है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ऑपोजिट 37.5%। अगर आप सेफ हो तो रिमाइंडर, इसका मतलब है कि आपके पास रिस्क है, और हमेशा रिस्क जो है ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। इसको हम यूनिट्स में नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा रिस्क जो है ना 8,000 यूनिट्स में से अगर 3,000 यूनिट्स हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो उसका मतलब हो गया 5,000 यूनिट्स हमारा रिस्क है। आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि अप टू 5,000 यूनिट्स हमारे लॉसेज ही होने, है ना? अप टू 5,000 यूनिट्स, अप टू ब्रेक इवन यूनिट्स आपके लॉसेज ही होने। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पूरे 8,000 यूनिट्स को जरा मुझे परसेंटेज की टर्म में बाइफोकेट करो तो आप ये कहोगे कि 8,000 यूनिट्स में से 32.5% तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इस पे तो हमने प्रॉफिट कमाना है ना? लेकिन जो रिमाइंडर 62.5% सेल्स का रिमाइंडर 62.5% जो हिस्सा है ना वो हमारा रिस्की एरिया है, वो हमारा ग्रे एरिया, उसमें हम लॉसेस कमा सकते हैं। तो ये रिस्क ऑफ लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो वही वाली बात आ जाती है, इधर आ जाए की पॉइंट के अंदर। रिवर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेल्स रेशियो इज रिस्क परसेंटेज। द हायर द एमओएसएस, जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगी उतना ही रिस्क कम होगा, है ना? जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास होगा बजटेड सेल्स में उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है, उतना ही हमारा रिस्क ऑफ गोइंग इनटू अ लॉस कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपने जितनी ज्यादा अपनी बजटेड सेल्स रखी हुई है, टारगेट आपने जितना ज्यादा रखा हुआ है ब्रेक इवन से, वो जितना आगे होगा ब्रेक इवन से उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा और रिस्क कम होगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर ये आखिरी पॉइंट हमारा रह गया, फॉर फ्यूचर एनालिसिस बजटेड सेल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में वही वाली बात है। फ्यूचर एनालिसिस के लिए अगर वो अभी आप साल के शुरू में प्लानिंग कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर बजटेड सेल्स लेंगे।
लेकिन अगर आपने एक्चुअल डेटा का एनालिसिस करना है, गुजरे हुए साल का एनालिसिस करना है, तो फिर हम क्या लेंगे, एक्चुअल सेल्स लेंगे। वही वाली बात जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे लिखी हुई है। पास्ट एनालिसिस के लिए एक्चुअल सेल्स आपने इस्तेमाल करना है, तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल और बजटेड सेल्स इनटू 100। क्लियर होगी बात? इसमें बताएं अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है, कोई परेशानी? अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, ये मैं आपके सामने मिनिमाइज कर रही हूँ। ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल, आई होप आप सबको नजर आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मिनट, ये जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए कि जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने हैं, और ये हमारे पास हिसाब किताब है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर अपने पास रखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज भी कर लें, ठीक है, और एमओएस रेशियो भी कैलकुलेट कर लें। तीन चीजें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो। जी जनाब, हो गया। ब्रेक इवन यूनिट्स पहले आपने कैलकुलेट करने हैं, वो मुनीबा के आ रहे हैं 50,000, 30,000 एमओएस यूनिट्स हैं, 37.5% इज एमओएस रेशियो। बिल्कुल ठीक। अब जरा देख लेते हैं, चेक कर लें इसको। एमओएस रेशियो के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्रेक इवन यूनिट्स, है ना। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आप या तो रुपीज में निकालें या यूनिट्स में निकालें, एक ही बात होगी। तो एमओएस यूनिट्स आपने निकाल लिए, ब्रेक इवन सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली, आपके पास आ गई जनाब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, ठीक है, वो आ गए 50,000 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आपके पास आ जाएगा, बजटेड और ब्रेक इवन में डिफरेंस कितना है, 30,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेल्स टीम जो है वो अप टू 30,000 यूनिट्स जो है वो शतानी कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एमओएस रेशियो फिर उस हिसाब से निकलता है 37.5%। आप रुपीज में भी कन्वर्ट करके सारी चीजों को देखें, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है ना, आप 80,000 इंटू 8,
और 50,000 इंटू 8, दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है के लिए जो आपके पास बजटेड सेल्स हैं उनकी फिगर आ जाएगी। आप इसको भी यूज करके रेशियो निकालेंगे तो वो 37.5% ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया ये, reverse of MOS ratio signifies the risk exposure of the company. MOS ratio has a long-term significance also. Short-term decisions are based on absolute amounts, whereas for long-term decisions, certain other factors like risk, growth, stability are also considered. तो ये सिर्फ short-term decision making के लिए important नहीं है, margin of safety जो है वो हम फिर अपनी लॉन्ग टर्म डिसीजन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कीपिंग अदर फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन एज वेल। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं एक और अपनी अगली एग्जांपल पे। ऑप्टा इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, अच्छा बाय द वे बिफोर आई फॉरगेट, आई कैप जो है वो एक और सेशन अरेंज कर रहा है फॉर कैप स्टूडेंट्स ऑन जनवरी 30th, यानी कि जो कमिंग थर्सडे है, आई कैप लाहौर में। ठीक है, और वो भी थोड़ा एग्जाम फोकस्ड है, उसमें वही स्ट्रेटजीज होंगी। मेरे अलावा बाकी भी टीचर्स वहां पे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया है। और हो सकता है आपको, अगर आप लाहौर में आई कैप लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं तो अटेंड कर लीजिए। 3:30 to 5:30 आई थिंक उसका टाइम है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, कैप स्टूडेंट्स के लिए वो अरेंज किया हुआ है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजीज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरी वाली तो वही है जो मैं क्लास में आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो हो सकता है बाकी टीचर्स जो है वो आपको कोई नई बात आप लोगों से ऐसी शेयर कर लें। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए, लाहौर में ही अगर आप रहते हैं और अगर आई कैप आपका चक्कर लगता रहता है, तो वाई नॉट गिव इट अ शॉट। ठीक है, इसके अलावा आई कैप रिविजन क्लासेस भी फिक्स कर रहा है। वो आप आई कैप की वेबसाइट पे मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका होगा इसका ब्रोशर वगैरह, और आई कैप के पेज पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई कैप रिविजन क्लासेस भी आई होप आपको आइडिया होगा कि अरेंज करता रहता है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप उनकी भी, जैसे मेरे ख्याल से 3 घंटे या 4 घंटे का सेशन होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें ये होता है कि वो मेजर पॉइंट्स, हर टॉपिक का मेजर कोई ना कोई जो है वो डिस्कशन एक हो जाती है, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट वो डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तो खैर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स और हमारे बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं, वो क्लासेस लेते हैं। तो देर इज अनदर बेनिफिट फॉर यू गाइस कि आप लोग मेरे से पढ़ के या किसी दूसरे टीचर से पढ़ के फिर अगर उन सीनियर टीचर्स की वो क्लासेस ले लेते हो, तो रिवीजन क्लासेस होती हैं वो, और मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि कौन सी चीजों को हमने 10 to 4 है कॉस्ट की, अच्छा जी 6 घंटे की है। ठीक है, 10 to 4 कॉस्ट की है। और डेट भी आप बता दें, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। और वैसे वो अदनान राशिद साहब ले रहे हैं ना, तो अगेन ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही सीनियर टीचर है हमारे। 6 फरवरी को जी, सुंदर बता रही हैं जी, 6 फरवरी को है 10 to 4, सना ने टाइम बता दिया। आई कैप लाहौर में हो रहा है वो, जरा बेहतरीन हो गया। इसका मतलब यू गाइस डू कीप योरसेल्व्स अपडेटेड। चलें जी, गुजरांवाला भी हो रहा है, चलें जबरदस्त। वो लाहौर का तो मेरी नजरों से गुजरा था, तो मैंने कहा कराची में भी होता है। कराची में मेरे ख्याल से शायद हो ना, नहीं होने वाला होगा वैसे। तो कराची वाले जरा अपने आई कैप कराची से पता कराएं कि एग्जाम रिवीजन क्लासेस जो हैं वो कब है। अच्छा, ऑनलाइन भी होता है? ओ आई डिडंट नो दैट। क्या उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है? ठीक है, क्योंकि होता तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चलो ये तो और बेस्ट हो गया। ये तो आपको फेसबुक के पेज पे, नहीं मुझे उसका नहीं पता कि 30th वाला फेसबुक पर आएगा या नहीं। हो सकता है आए, जिस तरह कल मैं देख रही थी कोई एक सेशन लाइव तो हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला होगा या नहीं। आई विल रिक्वेस्ट इफ्तिखार ताज साहब के वो कर दें इसको लाइव। ठीक है, ये वैसे अच्छा आइडिया है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे कम्यूटिंग में या व्हाट्सोएवर। लेकिन जाहिर सी बात है कोई वहां पे बैठा होगा तो हम करेंगे ना सेशन, सारे पता चले लाइव हो जाए। तो कोई एक ना एक आ जाए वहां पे अच्छा ऑडियंस में। आप नहीं तो चलें, वैसे ही जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है। चलें आगे आ जाते हैं। ऑक्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा इसमें क्या, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट उनकी चेक करनी है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलें ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। ऑक्टा इलेक्ट्रॉनिक्स
Okta Electronics produces and markets a single product. Presently, the product is manufactured in a plant that relies heavily on direct labor force. Last year, the company sold 5,000 units with the following results. तो ये क्या हो गया? ये पिछले साल का एनालिसिस हो गया ना. इसने हमें बजटेड नहीं बताया हुआ, इसने हमें एक्चुअल सेल्स बताई हुई है. सेल्स उसने बताया हुआ है 22.5 मिलियन रुपीज. वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 13.5 मिलियन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कितना हो गया आपका 9 मिलियन. ठीक है, 9 मिलियन में से ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया. ये लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है ना, ये अगली लाइन में आना चाहिए था 6.3 मिलियन के सामने, और नेट इनकम आनी चाहिए थी 2.7 मिलियन के सामने. तो कंफ्यूज मत होइएगा. 9 मिलियन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 6.3 मिलियन इज लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड 2.7 मिलियन इज नेट इनकम. ठीक है, तो अब आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. रुपीज के लिए आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है. ठीक है, और फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देना है. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अच्छा, मुझे बात बताया, मैं कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ रही हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालेंगे या रुपीज में निकालेंगे, या दोनों निकल सकते हैं? हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालेंगे, रुपीज में निकालेंगे, या दोनों? अच्छा जी, आप कह रही हैं दोनों. अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं, अगर यूनिट्स वाला कैलकुलेट करना है, यूनिट्स पे जरा फोकस करते हैं पहले. एक्चुअल सेल्स तो आपको यूनिट्स में गिवन है. आपको क्या चाहिए? ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए, है ना. ब्रेक इवन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. तो मुझे क्या, ये जरा देखकर बताएं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से पर यूनिट? बिल्कुल. आपको सेल्स गिवन है, आपको एक्चुअल यूनिट्स गिवन है, आप सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, है ना. आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, आपको यूनिट्स गिवन है 5,000, आप आराम से पर यूनिट भी काम कर सकते हैं. लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए, इसको आप रुपीज में ही ले लें. आइडियली आप इसको रुपीज में ले लेना चाहें तो दोनों कैलकुलेट कर लें. ठीक है, तो मेन इसमें पॉइंट ये है कि उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट आपसे रुपीज में मांगा हुआ है, तो टाइम वेस्ट ना करें ना फिर उसमें, है ना. ब्रेक इवन पॉइंट जब उन्होंने आपको रुपीज में मांगा हुआ है, तो ब्रेक इवन इन रुपीज और बजटेड सेल्स इन एक्चुअल सेल्स इन रुपीज दोनों का डिफरेंस लेके लिख दें. ठीक है, तो इस तरह से ना अपना थोड़ा बहुत टाइम सेव किया करें. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप यूनिट्स में भी निकालना शुरू कर देते हैं, तो देखें उसमें आपको एक एडिशनल वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना. क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? 22.5 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए, 13.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालें. एक और तरीका ये भी है कि आप सीधा सीधा 9 मिलियन को डिवाइड बाय 5,000 कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा. लेकिन इन एनी केस ये आपके पास एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा ना. टाइम सेव कर लें. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा हुआ है, साथ में उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांगा हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को ही हमने इसका मतलब इस्तेमाल करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लें. सिंपल एज दैट. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से थोड़ा टाइम सेविंग टेक्निक सबके अंदर अपने अंदर लेकर आए, एक्स्ट्रा वर्किंग से गुरेज करें. चलें जी, जल्दी से मुझे बताइए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? $4 4 मार्क्स का सवाल है, तो 8 मिनट्स मैक्सिमम लगने चाहिए इसमें, 8 से भी कम. 1575. ठीक है,
Just give me a minute. चलें जनाब, हो गया सॉल्व। तो आपके पास ये जो एग्जाम्पल है पेज नंबर, ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 361। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पार्ट ए का आंसर क्या है? जो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स हैं उसका आंसर सबके पास आना चाहिए 15,750,000। सॉल्व करने की जरूरत है मुझे या नहीं? नहीं, ठीक है जनाब। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो आपके पास कितना है? डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड करंट सेल्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड करंट सेल्स कितना हो जाता है? 22,500,000 माइनस 15,750,000, ठीक है। चलें, ये आपके पास आ गया रुपीज। अच्छा, इसको हम वैसे एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप अगर अगर इसमें आप ये कहें ना कि भाई ना इन्होंने बताया हुआ है कि यूनिट्स में एक्सप्रेस करो ना सेल्स में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्रेस करने का सबसे कॉमन तरीका यानी कि एक बहुत ही जनरल तरीका क्या हो जाएगा? उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लेना, ठीक है। तो आई कैप ने भी इसी तरह से इसको किया हुआ है कि उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज तो कैलकुलेट किया है, लेकिन उसने साथ ही एक जनरल एक्सप्रेशन भी कर दिया। देखिए, जब आप परसेंटेज में बात करते हैं ना, तो फिर यानी कि यूनिट से भी कहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आंसर आएगा, रुपीज से भी कैलकुलेशन करेंगे सेम आंसर आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट हम कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन रुपीज का, लेकिन उसको जनरलाइज करने के लिए हम नॉर्मली पर परसेंटेज का टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो रुपीज वाली बात और यूनिट्स वाली बात दोनों चीजें उसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप साथ ही परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर दें तो वो गुड इनफ हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो 6,750,000 ये आपके पास हो गया जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज डिवाइडेड बाय 22.5 मिलियन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, है ना। बजट की बजाय अब हमने एक्चुअल सेल्स ले ली। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो 6,750,000 डिवाइडेड बाय 22.5 मिलियन इनटू 100, ये तो हमारे पास बहुत ही आसान हो गया। ये हमारे पास आ जाता है जनाब 30%, ठीक है। 30% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज हो गया और 67.6.75 मिलियन रुपीज हो गया। अब हम आते हैं जरा पार्ट बी पे। अब जरा चीजों को थोड़ा टेक्निकल कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर, व्हाट वुड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। सीएस रेशियो मांग रहा है वो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होता है? सीएस रेशियो। and the break even point in number of units be if variable cost increases by 600 rupees per unit. Also compute the selling price per unit if the company wishes to maintain the contribution margin ratio achieved during the previous year. हाँ जी, दो पार्ट्स हैं इस पार्ट बी में, ठीक है। एक तो वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होगा और ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे इफ वेरिएबल इंक्रीजेस बाय 600 रुपीज पर यूनिट। हाँ जी, कैलकुलेट कर सकते हैं ना? करें इसको जल्दी से सॉल्व। पहला पार्ट सॉल्व करें पार्ट बी का कि अगर 600 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाए तो अब वेरिएबल सिंपल एज दैट, अब आप रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लें वही 5,000 यूनिट्स को मद्देनजर रखते हुए, है ना। उन्हीं 5,000 यूनिट्स को यूज करके आप कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा और सीएम रेशियो क्या बन जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी बता दें जरा। बिल्कुल ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज हो जाएगा 26.67, है ना। और आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हो जाएंगे? यूनिट्स में मांग रहा है वो 5250। बिल्कुल ठीक आसिफ, बुक से जरूर देख रहे ना। इसका सोल्यूशन वैसे पैक बुक में नहीं गिवन।
चले, गुड हो गया। रिवाइज सीएम परसेंटेज क्या हो जाएगा, इधर आ जाए, बड़ा सिंपल है। सेल्स हम उतनी रख रहे हैं 22.5 मिलियन, ठीक है। हम उसमें से अब क्या करेंगे, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर वो इंक्रीज करे 600 पर यूनिट से, इसका क्या मतलब हुआ, बाकी वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज है ना। हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं कि 13.5 मिलियन तो उतना ही हो, बस हर यूनिट पे 600 एडिशनल आ जाए, यानी कि 5000 यूनिट्स पे 600 रुपए का एडिशनल खर्चा होगा। तो अब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 13.5 मिलियन प्लस 5000 इंटू 600। क्लियर होगी बात। तो अब 16.5 मिलियन अगर हमारा जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9 मिलियन से गिर के कितने पर आ गया, 6 मिलियन पे आ जाएगा, है ना। तो आसान है ना। सीएम परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, सीएम परसेंटेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर होगी बात। तो सीएम परसेंटेज आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप कर लें, 6000 डिवाइडेड बाय 22.5 मिलियन इनटू 100, तो ये आपके पास बनता है 26.67 परसेंटेज, ठीक है, परसेंट। फिर वो कह रहा है कि ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने होंगे, अब आपके पास क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के लिए अब आप सिंपल 6000 डिवाइड बाय 5 वो भी कर सकते हैं, 5000 है ना। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का शॉर्टकट क्या हो जाता है, 6 मिलियन आपके पास टोटल जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 5000 यूनिट्स के लिए, है ना, रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट। तो अब आपके पास कितना बन गया, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 5000, ये आपके पास आ गया 1200 रुपीज पर यूनिट, इजी। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेक इवन यूनिट्स अब आपके कितने होंगे, फिक्स कॉस्ट तो अनचेंज्ड है 6.3 मिलियन ही है, ठीक है। तो 6.3 मिलियन डिवाइडेड बाय ब्रेक कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 1200। इज दैट क्लियर, इसको कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। तो 63000000 डिवाइडेड बाय 1200, ये आपके पास आ गया 5250 यूनिट्स। तो पार्ट बी के ये दो आंसर्स तो हो गए, रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ठीक है। अब हम सेकंड उस पे आते हैं, पार्ट बी के सेकंड हिस्से पर आते हैं। Also compute selling price per unit if the company wishes to maintain the contribution margin ratio achieved during the previous year। 600 रुपए का इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 600 रुपए का अगर इंक्रीज आता है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही पिछले साल वाला रखना है, क्या था कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, 9000 ओवर 22.5 मिलियन, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर सेल्स कितनी होगी, चले जी करें इसको जरा कंप्यूट। पिछले साल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 40% था, 9 मिलियन ओवर 22.5। अब भी अगर 40% रखना है, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे 16.5 मिलियन ही रहेंगे, रिवाइज रहेंगे, ठीक है। पहले मेरे वेरिएबल कॉस्ट थे 13.5, अब 600 रुपए पर यूनिट के इंक्रीज के बाद 16.5 मिलियन है। तो अब अगर 16.5 मिलियन रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है और 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही रखना है, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट करिए। वर्ड प्रॉब्लम है, दिस इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बतानी है मुनीबा। अच्छा, अब आंसर वो करेंगे जिनसे मैं पूछूंगी, ठीक है। आप लोगों ने अपने आंसर्स लिखने नहीं है, सॉल्व करते जाएंगे, तो आंसर टाइप नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, सिर्फ वही बताएंगे जिनसे मैं पूछूंगी कि भाई आंसर बताएं। मुनीबा का आंसर आ रहा है 8250, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत है जी। मुझे जवाब देंगे, एक तो देंगे साइम और दूसरे मुझे देंगे उजैर, साइम उजैर समरा, तीनों एस वाले, और अगले सवाल में फिर एच वालों की शामत है, जिसमें 3 ही आ रहे हैं, हसनैन, हसन जावेद और हसन महमूद। हाँ जी मुनीबा, आपका आंसर गलत है वैसे जी। साइम, समरा और उजैर, एक यू वाले भी है। मुझे अपने आंसर्स बताइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जल्दी से कैलकुलेट करें, 2 मिनट और दे रही हूँ जी। हसनैन,
आपको पार्ट किस पार्ट में मसला है? बेटा पार्ट ए में तो सिंपल वो ब्रेक इवन पॉइंट इन मतलब रुपीज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांग रहा है। पार्ट ए में क्या मसला है बच्चे? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने ब्रेक इवन इन रुपीज निकालना है। ब्रेक इवन इन रुपीज का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशो। अच्छा जरा हसनैन 2 मिनट रुक जाइए, अब हम पार्ट बी के सेकंड हिस्से में भी आ गए हैं और आप कुछ मुझे बोल रहे हैं वैसे कि पार्ट ए में मसला था। बच्चे उसी टाइम बोलते हैं ना, मैं स्पीड में इसीलिए मैंने गुजारा क्योंकि इसमें इतना कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला मुनीर आपसे मैंने वैसे पूछा नहीं था, लेकिन अच्छी बात है आपका आंसर गलत है। हाँ जी, साइम, समरा और उजैर। साइम कह रहे हैं 4500 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अच्छा समरा क्या कह रही हैं और उजैर आप क्या कह रहे हो? काफी टाइम लग गया है बच्चे, जल्दी से सॉल्व करें। समरा, उजैर, आई एम वेटिंग फॉर यू, बोथ ऑफ यू आंसर करें जल्दी से। उजैर कह रहे हैं 8000 रुपीज पर यूनिट। अच्छा समरा क्या कह रही हैं? समरा कह रही है 4200। तीनों आंसर्स गलत हैं, साइम, उजैर, समरा और अब्दुल्ला, चारों पांचों आंसर्स। अच्छा मुझे जरा बताइए किसी का आंसर सॉल्व तो कर लिया होगा सबने, किसी का आंसर 5500 रुपी पर यूनिट आया? सबीना का आया 5500 रुपीज पर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। अब जरा देखते हैं कि कैसे आया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएं जो पिछले साल का था। क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला? क्या है? कंट्रीब्यूशन सीएस रेशो बेसिकली है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या सिनेरियो है? सीएस रेशो यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो हमें मेंटेन करना है पास्ट ईयर का, वो कितना है? 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 22.5 मिलियन इनटू 100 है ना, ये आपका आ जाता है। जरा कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 40%। ठीक है, ये तो आपके पास, अब आपको ये कह रहा है कि आपने 40% को मेंटेन करना है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी आपको इस तरह का कोई मसला दरपेश आए ना जिसमें परसेंटेजेस इन्वॉल्व हो, तो चीजों को क्लियर रखने के लिए 100 की टर्म्स में एक एग्जांपल बना लिया करें। जिन्होंने मेरे से इंट्रो FR1 पढ़ी है उनको ये बात याद होगी, मैं हमेशा जो है परसेंटेजेस में जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम 100 की टर्म्स में एक एग्जाम्पल बना के पहले सिनेरियो को समझ लेते हैं। इस 40% सीएस रेशो का मतलब क्या है? इस 40% सीएस रेशो का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जब परसेंटेजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये परसेंटेज किस वैल्यू पे लगनी है ना, अमाउंट इन रुपीज कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे आप बताइए जरा सोच के, इस 40% की बेस वैल्यू में क्या कहूंगी? ये 40% क्या है? 40% ऑफ सेल्स इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 40% ऑफ कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या क्या? सेल्स है ना। चले जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेल्स को कहूं कि 100 रुपए की मेरी सेल्स होती है ना, अगर 100 रुपए की मेरी सेल्स होती है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका मतलब है 40 रुपीज का होगा, है ना। ये बात समझ आ रही है? 100 रुपए की सेल्स है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 रुपीज का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 40 रुपीज किस तरह से आया होगा? 60 रुपीज की इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट होगी, 100 रुपीज की सेल्स होंगी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 रुपीज का बनेगा 40% को यूज करके। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, ठीक है जनाब। अब वो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में 600 रुपए पर यूनिट इंक्रीज आ गया है ना। जब आपने 600 रुपए पर यूनिट से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 16.5 मिलियन। ये अभी हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, 13.5 मिलियन पहले ही था और 5000 में 600 रुपए का इंक्रीज आ रहा है 5000 पर, मतलब तो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है 16.5 मिलियन हो जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा,
सवाल ये कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट अब आपका है 16.5 मिलियन। पिछले साल वाला ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन का स्ट्रक्चर अगर हमें अप्लाई करना है तो मुझे ये बात बताएं कि फिर मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा इसमें वो हो जाएगा, sales in rupees to earn 40% CM कितना होगा। इधर देखें, 16.5 मिलियन जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या चीज है, ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, ये 60% रिप्रेजेंट करना चाहिए फिर उसको सेल्स का, यस और नो, अगर हमें 40% मार्जिन कमाना है, ठीक है। तो 16.5 मिलियन शुड बी 60% ऑफ योर सेल्स, ताकि रिमेनिंग 40% आपका क्या हो जाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाए। आपको क्या चाहिए, आपको 100% अमाउंट चाहिए, तो गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट वाला फॉर्मूला सबको आता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आपने पढ़ा हुआ इंट्रो FAR 1 में लेकिन एक्चुअली पढ़ा हुआ ना हो। गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट वाला फॉर्मूला मुझे जरा कंफर्म कर दें, सबको आता है। गिवन अमाउंट इन रुपीज डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज, सबको आता है, गुड। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। नहीं नहीं नहीं, 16.5 तो गलत हो गया ना। 16.5 डिवाइड बाय 40 नहीं करना, डिवाइड बाय 60 करना है। 40 तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो इसका मतलब है 60 वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स इन रुपीज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.5 मिलियन। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए ना। अच्छा जी, सारी इंफॉर्मेशन अभी हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, 5000 यूनिट्स को, है ना। तो अगर अगले साल भी आप 5000 यूनिट्स बेचते हो तो 5000 यूनिट्स की आपको सेल्स कितनी कमानी चाहिए, टोटल 27.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस आपकी कितनी बनती है, 27.5 डिवाइडेड बाय 5000। इज दैट क्लियर? ये आपका अगला आंसर आ गया। जी जनाब, जिन्होंने गलती की थी क्या उनको बात समझ आ गई? चले, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर, कॉपी कर ले इसको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की आज क्लास नहीं है, अगर होती तो बच्चे मैंने अनाउंस कर दिया होता। कल या परसों मैं रखूंगी, कल रखूंगी मोस्ट प्रॉब्ली। मैं आपको ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दूंगी, ठीक है। अभी तक तो मेरा इरादा कल का ही है। कल इंशाल्लाह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हम क्लास रखेंगे, वही 4 ऑनवर्ड्स। तो मैं भी आपको अनाउंस कर देती हूँ ग्रुप में, मैं इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगी। कल के इरादे हैं मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डिस्कशन क्लास रखने का, लेकिन उसमें काइंडली आप लोग पहले से ही मुझे अपने क्वेश्चंस, एक दो स्टूडेंट्स ने तो मुझे भेज दिए कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में काफी स्टूडेंट्स को मसला है ना, अनस आपको भी था ना, तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे। ठीक है जनाब, चले, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जल्दी से पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है, द कंपनी इज ऑल्सो कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू ऑटोमेटेड प्लांट। This would result in the reduction of variable cost by 50% of the amount computed in B above, यानी कि 16.5 मिलियन का 50% कम हो जाएगा। Whereas the fixed expenses will increase by 100%। 100% से क्या मुराद है, अब 6.3 मिलियन है तो 6.3 मिलियन का फर्दर इजाफा हो जाएगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12.6 मिलियन, ठीक है। If the new plant is acquired, how many units will have to be sold next year to earn net income of 3150000? करते हैं सॉल्व इसको जल्दी से। टारगेट प्रॉफिट भी बता दिया है उसने, ये भी बता दिया है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। 3 मिनट, 3 मार्क्स हैं, तो 3 मार्क्स से पहले ही हो जाना चाहिए। जीते हो गए अब आप, जल्दी से उसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। 4 मिनट दे रही हूँ उसके लिए।
5526.32 यूनिट। चले ठीक है, देखते हैं। जी जनाब, सारे जरा अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाएं। 5526 यूनिट्स है, आसिफ हुसैन का आंसर है। 5526 सबीना का भी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आसिफ, डेसिमल्स में आ रहा है आंसर या फुल आना चाहिए मेरे? या चले मैं चेक कर लेती हूँ, शायद डेसिमल्स में ही आ रहा होगा। राउंड ऑफ तो करना है ना, यूनिट्स आपके राउंडेड फिगर ही होंगे। हाँ जी, डेसिमल्स में ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक, 5526 इज द राइट आंसर। डू आई नीड टू सॉल्व दिस? क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? आपके पास सेल्स प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने निकलेंगे? फॉर्मूला इसका मैं सिर्फ लिख देती हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या फॉर्मूला आपका बनता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी अब कितनी है? 6.3 मिलियन अभी, और वो कह रहे हैं कि उसमें 6.3 मिलियन का इजाफा होना है, 100% इजाफा होना है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है? 3150। ठीक है, तो प्लस 3150,000 डिवाइडेड बाय दिस होल एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपका निकलता है। जस्ट लेट मी चेक। जो रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो निकलना है आपका 2850। ठीक है, 2850। जी जनाब, किसी को कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मसला है 2850 में तो वो बताइए। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। वेरिएबल कॉस्ट वो कह रहे हैं कि जी 50% कम हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट की जो इंक्रीज है वो आपके उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में रिवाइज कंट्रीब्यूशन, चले जी करना ही पड़ेगा सॉल्व, है ना। रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए अब जरा हम वापस एक क्वेश्चन पर आते हैं। वो ये कह रहा है दिस वुड रिजल्ट in the reduction of variable cost by 50% of the amount computed in B above। तो क्या कह रहा है वो? हाँ जी, 50% कम हो जाएगा ना, इधर आ जाए। सेल्स आपकी वही की वही रहेंगी, 22.5 मिलियन, है ना। टोटल अगर हम देखें तो, टोटल में अगर देखें तो सेल्स वही रहेंगी, लेस आप करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना वो कह रहा है जी? 50% हो जाएगा। तो 16.5 मिलियन हमने पार्ट बी में वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की थी, उसका 50%। ठीक है, तो वो कितना हो गया? 8250। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका बन जाता है 14,250,000। ठीक है, आपको क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट, पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स हैं आपके पास? 5000 यूनिट्स के हिसाब से सारा काम हो रहा है ना। ये 5000 यूनिट्स का सेल्स था, 5000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। इज दैट क्लियर? तो वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज करने की वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे ये फर्क आएगा। फिक्स कॉस्ट जो 100% इंक्रीज हुई है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका नंबर ऑफ यूनिट्स में इधर फॉर्मूले में। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? अब जल्दी से अपना होम असाइनमेंट लिखें। हाँ जी शाहरुख, बच्चे बात समझ आ रही है आपको? क्लास लेने का थोड़ा फायदा हुआ? फॉर्मूलाज आपने मेरे से मिस कर दिए, वो आप जल्द अज जल्द कवर करो, क्योंकि आगे जो हमने करना है ना डिफरेंट, जो है वो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। मल्टी प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, तो सैटरडे इंशाल्लाह संडे तक हम ब्रेक इवन करेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे
या हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का जो मेन हिस्सा है जिसमें लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में हमें देखना है, मेक और बाय डिसीजंस के बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह इरादा तो ये है कि थर्सडे तक पे आके हम अपना जो मेजर सिलेबस है वो काफी हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर 31st, 1st और 2nd संडे तक मुझे 3 दिन चाहिए फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और बाकी जो 2 दिन रह जाएंगे उसके अंदर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी 1 दिन का ही चैप्टर है, उसमें थ्योरेटिकल एलिमेंट ज्यादा है, उसमें मुझे कम, मुझे सिर्फ समझानी है, बातें याद आपको रखनी है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर भी बेसिकली हम देखेंगे कि उसमें वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, वी आर गोइंग राइट ऑन ट्रैक। मुझे आराम से 5 फरवरी तक अपना सिलेबस विद एम्पल प्रैक्टिस कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। होम असाइनमेंट्स नोट कर ले। होम असाइनमेंट है आपका एक क्लास वर्क नंबर 3। आइडियली तो क्लास वर्क हमें क्लास में करने चाहिए, लेकिन इसके बाकी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के टोटल 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ मैं जो हूँ करवा दूंगी, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो क्लास वर्क नंबर 3 आपका होम असाइनमेंट है, और आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लें तो बेहतर है, होप लिमिटेड, ठीक है। सोल्यूशन इसका नीचे गिवन है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले उसको खुद सॉल्व करें और फिर आप इसका सोल्यूशन देखें, ठीक है। कल हमारा टारगेट रहेगा इंशाल्लाह, हमने क्लास वर्क नंबर 4 में, मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्लास वर्क नंबर 4 भी आपको एज होम असाइनमेंट दे दूंगी, और कल हमने मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। बहुत ही मजे का है, सिंपल है, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। पेज नंबर है ये 362, होप लिमिटेड। तो मैं आपको होम असाइनमेंट बता देती हूँ। एक तो आपका हो जाएगा क्लास वर्क नंबर 3, याद रखिएगा आपके पास अगर बाइफिकेशन ना दिया हो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान, तो आपने हाइलो मेथड इस्तेमाल करना है। क्लास वर्क नंबर 3 में वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपको हाइलो मेथड फाइंड आउट करना है टू कैलकुलेट व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह के लिए इस तरह के सीवीपी एनालिसिस में, ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको हर हाल में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका है एग्जांपल है होप लिमिटेड का राइट आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप लिमिटेड है पेज नंबर 362। जी जनाब, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो पेज नंबर 362 एग्जांपल है होप लिमिटेड, वो आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम कल, बस ये दो अभी तक के लिए दो सवाल है, ठीक है। मैं दो दो तीन तीन ही दूंगी, उससे ज्यादा नहीं, ताकि बाकी आप खुद फिर इंशाल्लाह करते रहेंगे और पूछते रहेंगे, ठीक है। चलें जी, अब भागे ऑडिट के लिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।